सभी को नमस्ते। आशा है कि आपकी सकारात्मक सोच एवं शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। घर पर ही रहकर सकारात्मक ऊर्जा एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर रहे होंगे। क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण आपके अध्ययन में उदासीनता होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए डाइट जालौन एक अभिनव प्रयोग कर रहा है, जिसमें समस्त अध्यापक पाठ्यक्रम आधारित वीडियो YouTube पर डालकर आपकी समस्या के समाधान का प्रयास कर रहे हैं। तत्क्रम में मैंने DLED प्रथम वर्ष एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने का प्रयास किया है। चूँकि आपके पाठ्यक्रम में 7 चैप्टर हैं, इन्हें 7 वीडियो में पूरा पाठ्यक्रम कर दिया जाए, ऐसा विचार करते हुए 7 वीडियो बनाए जाएंगे। साथ ही आपकी परीक्षाएं भी निकट भविष्य में होने की संभावना है। अतः पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात आपके लिए मॉडल पेपर बनाकर उसको देने का प्रयास किया जाएगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि प्रत्येक वीडियो की गंभीरता से सुनकर अपना ज्ञान वर्धन सुनिश्चित करेंगे। वीडियो के अंत में मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं, जिनको PDF की फॉर्मेट में आपको उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि लास्ट में आपको उसके डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएंगे। आप वहां से डाउनलोड करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज विज्ञान के अध्याय 1 सजीव वस्तुएं के अध्ययन को निम्न बिंदुओं पर विचार करते हुए करेंगे। नंबर 1 सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं। नंबर 2 सजीव एवं निर्जीवों में अंतर। नंबर 3 जंतुओं एवं पौधों में अंतर व समानताएं। जंतु कोशिका एवं वनस्पति कोशिका में अंतर। जंतु तथा वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन। जरायुज एवं अंडयुज। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुओं में मुख्य रूप से जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली हैं, उनमें से प्लास्टिक, कांच, साबुन और खाने वाला सोडा, इस पर चर्चा की जाएगी। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1 सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुओं और निर्जीव वस्तुओं के बारे में हम लोग समझेंगे। वैसे आमतौर पर सभी लोग हम लोग इसको जानते हैं, महसूस भी किया है। सजीव वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें जीवन होता है। इनका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म संरचना या इकाई से होता है, जिसे कोशिका के रूप में जाना जाता है, जिससे ऊतकों का निर्माण होता है। और निर्जीव वस्तुओं से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो जीवित नहीं है, अर्थात जिनमें जीवन की विशेषताएं अनुपस्थित रहती हैं। अब देखते हैं सजीव और निर्जीव में मुख्य रूप से उनके गुणों के आधार पर क्या अंतर होता है। तो पहला गुण देखते हैं श्वसन। समस्त जीवधारी कार्य करने के लिए ऊर्जा श्वसन द्वारा प्राप्त करते हैं। निर्जीव में यह क्रिया नहीं होती है। नंबर 2 है उत्सर्जन। जंतु एवं पौधे अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देते हैं, जबकि निर्जीव नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 है पोषण। सजीवों में पोषण होता है, जबकि निर्जीवों में नहीं हो पाता है। प्रजनन। सभी जीवधारी प्रजनन करके अपनी वंश वृद्धि करते हैं, जबकि निर्जीवों में ये क्षमता नहीं पाई जाती है। नंबर 5 वृद्धि एवं विकास। प्रत्येक जीवधारी भोजन से कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें वृद्धि एवं विकास होता है, जबकि निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। नंबर 6 अनुकूलन। प्रत्येक जीवधारी वातावरण के साथ अनुकूलन कर लेते हैं, जैसे मेढक जल व थल दोनों में रहने के लिए अपने को अनुकूलित कर लेता है। जलीय पौधों में मोम परत पाई जाती है, जिससे वह सड़ता नहीं है। निर्जीवों में अनुकूलन नहीं हो सकता है। अब आता है लास्ट जीवन चक्र। प्रत्येक जीवधारी का जन्म से मरण तक
जीवन चक्र चलता रहता है, किंतु निर्जीव में ऐसा नहीं होता है। सजीव और निर्जीव के मुख्य अंतरों के पश्चात जंतुओं एवं पौधों में अंतर व समानताएं। नंबर 1, कोशिका भित्ति। पौधों में कोशिकाएं सेलुलोज की भित्ति द्वारा घिरी रहती हैं, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नंबर 2, पर्णहरिम अधिकतर पौधों में होता है, जबकि जंतुओं में नहीं होता है। सेंट्रोसोम पौधों में प्राय नहीं होता, कुछ निम्न श्रेणी के पौधों में होता है, जबकि जंतुओं में केंद्रक के पास ही होता है। नंबर 4, लाइसोसोम सभी जंतुओं में होता है, पौधों में इसकी उपस्थिति के कम उदाहरण हैं। नंबर 5, उत्सर्जी संस्थान पौधों में उत्सर्जन छाल या कार्यमान पत्तियों के गिरने से होता है, जबकि जंतुओं में विशेष उत्सर्जी अंगों से होता है। नंबर 6, पौधे के जड़ तना आदि इधर उधर मुड़ते हैं, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन कर सकता है। जंतु कोशिका तथा वनस्पति कोशिका में अंतर जानने का प्रयास करते हैं। जंतु कोशिका का आकार निश्चित होता है, जबकि वनस्पति कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है। नंबर 2, इस कोशिका में हरित लवक नहीं होता है, अर्थात जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता है, जबकि वनस्पति कोशिका में हरित लवक होता है। नंबर 3, इसमें प्रोटोप्लाज्म भोजन को पचाने का कार्य पूर्ण करता है, जबकि वनस्पति कोशिका में पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल भी कहते हैं, ये भोजन बनाने का कार्य करता है। नंबर 4, जंतु कोशिका में गाल्गी बॉडी सभी कोशिकाओं में होती है, जबकि वनस्पति कोशिका में इसका अभाव होता है। इनमें सेंट्रोसोम केंद्रक के समीप पाया जाता है, जबकि वनस्पति कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि वनस्पति कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। जंतु तथा वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और लगभग सभी लोग इसको जानते होंगे। तो पहले समझते हैं वातावरणीय अनुकूलन क्या होता है। जीव जिस वातावरण में रहते हैं, उनका शरीर भी उसी वातावरण में जीवन जीने के लिए विशेष लक्षण उत्पन्न कर लेता है। यह विशेष लक्षण रंग, रूप, आकार, संरचना एवं स्वभाव में होते हैं। उन्हें ही वातावरणीय अनुकूलन कहते हैं। प्रवास के आधार पर अनुकूलन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, जलीय अनुकूलन, नंबर 2, वायवीय अनुकूलन और नंबर 3, स्थलीय अनुकूलन। जलीय अनुकूलन को समझते हैं। जलीय वातावरण में रहने के लिए शरीर की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जलीय जंतु जैसे मछली के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे जलक्लोम, जिसे गिल्स भी कहते हैं, तो जलक्लोम होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख होते हैं। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। इसी प्रकार जलीय पौधे स्पंजी एवं हल्के हो जाते हैं। जलीय पौधे जो होते हैं, जैसे जलकुंभी, पौधों के सभी भागों पर जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है, जो इनको पानी में सड़ने से बचाती है। जैसे कि इसको उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। आपने सिंघाड़ा देखा होगा, हाइड्रिला देखा होगा तथा कुमुदनी, इसी तरह से वेल्सेनियरिया भी होता है। अब नंबर 2 आता है वायवीय अनुकूलन। कीट तथा पक्षी हवा में उड़ने के लिए निम्न प्रकार का अनुकूलन करते हैं। कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन, कीटों का शरीर छोटा होता है एवं अन्य अकशेरुकीय जंतु जैसे केंचुआ, घोंघा आदि की तुलना में हल्का भी होता है। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं, जिनसे शरीर में हवा भरती है और निकलती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे तितली, मधुमक्खी आदि। कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन के पश्चात पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन। इनका शरीर नौकाकार धारारेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों
में रूपांतरित होते हुए हैं। जैसे देखा होगा सभी पक्षियों में जो उनका अग्रपाद होता है वो पंख के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायुकोश में हवा भरती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं, जैसे तोता, कबूतर तथा गौरैया आदि। अब नंबर 3 आता है स्थलीय अनुकूलन। मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष कठिनाइयों जैसे पानी की कमी, तेज धूप, गर्म बालू पर चलना, कांटेदार एवं शुष्क पेड़ पौधों के बीच जीवित रहने की चुनौती होती है। अतः मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे आदि से अनुकूलन करते हैं, जैसे ऊंट। इसी प्रकार मरुस्थलीय पौधों में भी अनुकूलन के लिए निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे तना मांसल, चपटा या हरा एवं स्पंजी होता है। जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ और गहराई तक जाता है। नंबर 3 वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए पत्तियां मांसल या कांटों या सल्कों के रूप में पाई जाती हैं। नंबर 4 पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धसे होने के कारण वाष्पोत्सर्जन इनसे कम हो पाता है, जैसे नागफनी, घीक्वार, सतावर, कनेर आदि। अब इसके बाद समझते हैं जरायुज और अंडयुज। जरायुज प्राणियों के जरायुज वर्ग के अंतर्गत बच्चे या शिशुओं को जन्म देने वाले जंतु रखे जाते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि। वह प्राणी माता के गर्भ से निकलते समय खेड़ी में लिपटा होता है, जिसे जरायुज कहते हैं। अंडयुज अंडे वाले सभी जंतु अंडयुज वर्ग में रखे जाते हैं। इनमें जरायुज से अंतर केवल इतना होता है, इनमें जरायुज प्राणियों के समान भ्रूण माता के अपरा के माध्यम से नहीं जुड़ा होता है और भ्रूण का पोषण पीतक कोष द्वारा होता है। यद्यपि माता के शरीर के द्वारा गैस विनिमय, जिसको श्वसन भी कह सकते हैं, होता है, इससे भ्रूण को प्राकृतिक सुरक्षा तो मिलती है किंतु पोषण नहीं मिलता, जैसे पक्षी, मछली, सांप, मेढक आदि। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं, अब इनके संबंध में समझते हैं। इसको तो मैं समझता हूँ कि सभी लोग इसको जानते भी हैं, फिर भी प्राकृतिक वस्तुएं जिन वस्तुओं को प्रकृति हमें निःशुल्क प्रदान करती है तथा जिनका प्रयोग हम उन्हें बिना किसी परिवर्तन के किए कर सकते हैं, वो प्राकृतिक वस्तुएं अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे वन एवं वन संपदा अथवा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जल, झील, तालाब, झरने, चट्टाने, खनिज, मृदा, सूर्य, चंद्रमा, कोयला, पेट्रोलियम आदि। अब मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता कैसे हुई? जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई एवं वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्यों की आवश्यकताएं बढ़ती चली गईं, जिनकी पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधनों द्वारा लगभग असंभव सा प्रतीत होने लगा। अतः मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कौशल से अनेक वस्तुओं का निर्माण प्रारंभ कर दिया। भोजन, वस्त्र एवं आवास मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त भी निर्माण प्रारंभ हुआ, जिसमें कृषि यंत्र, यातायात के साधन, मनोरंजन के साधन, चिकित्सा के साधन, कागज, रबर के पौधों से मुलायम रबड़, ग्रेफाइट से पेंसिल, फर्नीचर इत्यादि दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं का निर्माण हुआ। मानव द्वारा निर्मित आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुछ वस्तुएं बनाई गई, जिनमें से कुछ पर विशेष चर्चा करेंगे। प्लास्टिक, कांच, साबुन, खाने वाला सोडा। सबसे पहले प्लास्टिक की चर्चा करते हैं। प्लास्टिक पदार्थ का वह गुण है जिससे वह आसानी से किसी भी आकृति में ढाला जा सके तथा ऐसे पदार्थों को ही प्लास्टिक कहा जाता है। प्लास्टिक दो प्रकार की होती है। नंबर 1 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, नंबर 2 थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन आप लोग जानते होंगे।
जिसमें पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकता, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से एक उबला हुआ अंडा अपनी मूल अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। एक और घरेलू उदाहरण जो आपको जानकारी होगी, दूध से दही बनना। अब आपने देखा होगा दही से दूध कभी निर्मित नहीं किया जा सकता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में रासायनिक परिवर्तन होता है, जबकि थर्मोप्लास्टिक इसमें भौतिक परिवर्तन होता है। इसको भी गर्म करने पर सुगमता से मनचाहे आकार में ढाला जा सकता है। जब यह ठंडा होने पर कठोर एवं स्थिर हो जाता है। यह क्रिया ठीक उसी प्रकार होती है जैसे बर्फ को गर्म करने पर जल प्राप्त होता है और जल को ठंडा करने पर पुनः बर्फ प्राप्त हो जाती है। तो इसमें भौतिक परिवर्तन है, ताकि इसमें अपना ये मूल अवस्था में पुनः वह पदार्थ लाया जा सकता है। पानी का भी उदाहरण जैसे आपने देखा होगा, रासायनिक अभिक्रिया में अगर देखते हैं तो H2O को H2 और O2 में चेंज कर देते हैं, और जब H2O और O2 को मिलाया जाता है तो उसको फिर पानी बनाया जा सकता है। इस तरह से इसमें भौतिक परिवर्तन थर्मोप्लास्टिक में पाया जाता है। अब प्लास्टिक का रासायनिक संगठन क्या है? प्लास्टिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बन के परमाणुओं का एक विशेष गुण श्रृंखलीकरण है, जिसे सरल सूत्रों वाले यौगिक ताप, दाब और उत्प्रेरकों के प्रभाव से सुगठित होकर एक दीर्घ अणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण भी कहते हैं। आपसे कई बार प्रश्न बहुलीकरण के लिए पूछा जाता है, तो उसमें बता दो जो छोटे अणु हैं, कार्बनिक यौगिक अणु हैं, छोटे छोटे कार्बन के, तो वो सुगठित होकर के एक दीर्घ अणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। तथा ऐसे अणुओं को बहुलक कहते हैं। जो अणु आपस में संयोग करते हैं, ऐसे अणुओं को हम बहुलक कहते हैं। इसको उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि एथीन गैस के बहुलीकरण से ही पॉलीथीन का निर्माण होता है। या इसको रासायनिक समीकरण के द्वारा समझा जाए तो N ब्रैकेट C2H2 ब्रैकेट क्लोज टेंड्स टू C3H2 ब्रैकेट में और N। इस तरह से प्लास्टिक के बारे में हमने ये समझ लिया। अब इसके बाद आता है कांच। कांच सिलिका तथा धात्विक सिलिकेटों का मिश्रण होता है। इसमें किसी क्षार धातु का सिलिकेट होना आवश्यक होता है। यह मिश्रण समांगी, पारदर्शी एवं अक्रिस्टलीय होता है। अब कांच का रासायनिक संगठन समझते हैं। साधारण कांच सिलिका, SiO2, सोडियम सिलिकेटों एवं कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसका निर्माण अभितापन विधि से किया जाता है। इसे रासायनिक समीकरण द्वारा भी समझ सकते हैं। CaCO3 टेंड्स टू CaO प्लस CO2। नेक्स्ट है CaO प्लस SiO2 टेंड्स टू CaSiO3। थर्ड Na2SiO3। फोर्थ CaSiO3 प्लस Na2SiO2 प्लस SiO3 इज इक्वल टू कांच। इस तरह से इसको रासायनिक समीकरण के द्वारा भी व्यक्त करके बताया जा सकता है। अब कांच के प्रकार देखते हैं। कांच के प्रकार 6-7 प्रकार के होते हैं। मृदु कांच या सोडा कांच। नंबर 1 पर अगर देखेंगे, सोडा कांच क्या होता है, इसे मृदु कांच या मृदुल कांच भी कहते हैं। यह Na2CO3 तथा CaCO3 के मिश्रण को रेत के साथ 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर पिघलाकर बनाया जाता है। नंबर 2 कठोर कांच, या इसको पोटास कांच भी कहते हैं। कठोर कांच या पोटास कांच, यह K2Cl3 CaCO3 तथा रेत के मिश्रण को 1200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पिघलाकर बनाया जाता है। इसका सूत्र भी याद रख लेते हैं, कभी पूछा जा सकता है। K2O.CaO.6SiO2 है। नंबर 3 आता है फिल्टर कांच। यह K2Cl3 PbO तथा रेत के मिश्रण को मिलकर बनाया जाता है। इसका सूत्र K2.PbO.6SiO2 होता है। नंबर 4 है जैना कांच। यह जिंक और बेरियम बोरोसिलिकेट का मिश्रण होता है। नंबर 5 पाइरेक्स कांच। ये कई बार पूछा जाता है।
यह कैल्शियम और बोरोसिलिकेट का मिश्रण होता है। नंबर 6 क्राउन कांच, यह पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण है। नंबर 7 क्रुक्स कांच, ये इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार इसको प्रयोग भी किया होगा। क्रुक्स कांच, इस कांच में बेरियम ऑक्साइड होता है, यह पराबैंगनी किरणों को रोकता है, अतः इसे चश्मे के लेंस में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये कांच के प्रकार भी हो गए। अब आता है हमारा साबुन। साबुन को आमतौर पर सभी लोग जानते हुए हैं, आजकल इसका काफ़ी प्रयोग भी बढ़ गया हुआ है। फिर भी साबुन को कैसे क्या बनाते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। साबुन यह वनस्पति तेल तथा कास्टिक सोडा की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप तैयार होता है। कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करके तेल ग्लिसरीन अम्ल में बदल जाता है और बचा हुआ कास्टिक सोडा समझते होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे, तेल से प्राप्त अम्ल से क्रिया करके सोडियम लवण बनाता है। इसे ही साबुन कहा जाता है। जो सोडियम लवण तैयार होता है उसे ही हम साबुन कहते हैं। इससे समीकरण के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस समीकरण को देखते हैं। C17H35 COOH प्लस NaOH टेंड्स टू C17H35 COO Na प्लस H2O। इस तरह से तो ये साबुन के क्रिया हुई, रासायनिक इसकी क्रिया कैसे होती है। अब आता है खाने का सोडा। सभी घरों में लगभग प्रयोग होता है ये खाने वाला सोडा। समझते हैं क्या होता है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH जिसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। इसको भी रासायनिक समीकरण के हिसाब से समझ लेते हैं। 2NaOH प्लस CO2 टेंड्स टू Na2CO3 प्लस H2O। सेकेंड इक्वेशन 2NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो 2NaHCO3 टेंड्स टू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इसकी विशेषताएं, खाने वाले सोडे की क्या विशेषताएं हैं, गुण क्या हैं। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है जो कि जल में अल्प मात्रा में विलेय रहता है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। और इसके साथ ही अब ये चैप्टर 1 आपका समाप्त हो जाता है। चैप्टर 2 1 या 2 दिन के अंतर्गत आपको उसका भी वीडियो बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक आप इस चैप्टर को, जो ये वीडियो है, इसको कई बार सुने, अपने आप आपको याद हो जाएगा ये सुनते सुनते। फिर भी इसमें PDF फाइल इसकी हमने बना करके, जो नोट्स हैं वो भी तैयार करके PDF इसमें डाल दी है, जो कि वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है उसके माध्यम से आप उसके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भी देख सकते हैं। धन्यवाद।